द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हम क्लास 10th का चैप्टर 1 राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था। अब हम आते हैं इसके अपने सेकंड टॉपिक पे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैसे इंस्पायर होकर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने वहाँ पर भी नेशनलिज्म की वेव क्रिएट हुई। लेकिन उससे पहले नेशनलिज्म आने से पहले यूरोप की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ पर किस तरीके का स्ट्रक्चर था, कैसी गवर्नेंस थी, उसके बारे में हम थोड़ा सा आइडिया इस पॉइंट में लेंगे। ओके, सो इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th century यूरोप, यू विल फाइंड दैट देयर वाज नो नेशन स्टेट्स एज वी नो देम टुडे। ठीक है, उस टाइम पर क्या था कि जिस तरीके से हम यूरोपियन देशों को आज देखते हैं कि जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ये सारे देश जो हैं जिस तरीके से हमें दिखते हैं पहले ये नहीं थे। पहले एक मोनार्की के अंडर में ऑटोनोमस एम्पायर्स हुआ करते थे। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। ये सारे जो देश हैं जिनको हम आज देखते हैं सब छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड थे। डचीज, कैंटन्स, ये सब टर्मिनोलॉजी जैसे हम यहाँ पर स्टेट्स यूज करते हैं, प्रोविंसेस यूज करते हैं, वैसे ही वहाँ के लिए ये टर्मिनोलॉजी टेरिटरीज के लिए यूज करी जाती थी। हुज रूलर्स एंड had their autonomous territories. ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। अब ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप जो था वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज के अंडर में था। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल, और इन्हीं टेरिटरीज में बहुत ज़्यादा डाइवर्स पीपल रहते थे, यानी कि उनके अंदर कोई भी कलेक्टिवनेस नहीं थी। वो एक कोई सेपरेट नेशन बनाने का कुछ भी एक ऐसा उनके अंदर आइडिया नहीं था। वो सब अपने अपने अलग अलग कल्चर्स को, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे। They did not see themselves as sharing collective identity or a common culture. Often they even spoke different languages, यानी कि वो कल्चर अलग थे, उनका ट्रेडिशंस अलग था, उनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट थी, एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स। द हैब्सबर्ग एम्पायर इज दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। आज के टाइम पे जो ऑस्ट्रिया हंगरी वाला पार्ट है वो एक एम्पायर के अंडर में आता था, इसको बोलते हैं हैब्सबर्ग एम्पायर। द ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड द पीपल्स। यानी देखा जाए पैचवर्क का मतलब वो एक तरीके से छोटे छोटे अलग अलग जो थे रीजन्स थे, पैचेस में डिवाइडेड थे। ओके, इट इंक्लूडेड द एल्पाइन रीजन्स। एल्पाइन रीजन यानी कि जो हाई एल्टीट्यूड, जो हिली एरियाज होते हैं उनके लिए टर्म यूज करी जाती है एल्पाइन रीजन्स। द टायरोल, द ऑस्ट्रिया, द सुडेंटलैंड एज वेल एज बोहेमिया, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेटली जर्मन स्पीकिंग। मेनली इन जगह पर क्या थी, एरिस्टोक्रेसी थी, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। यानी इलीट क्लास का जो रूल होता है उसको हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं, और मेनली वो कौन थे, जर्मन स्पीकिंग लोग थे। इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेशिया, और ये प्रोविंसेस थे यहाँ पर इटालियन बोली जाती थी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कहा था कि डिफरेंट कल्चर डिफरेंट ग्रुप्स को फॉलो करते थे। कुछ पार्ट में इटालियन ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कुछ पार्ट में जर्मन ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, और जो हंगरी वाला एरिया था वहाँ पर क्या पॉपुलर थी, मैग्यार लैंग्वेज बोली जाती थी। वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट, बाकी अलग लोग अलग अलग डायलेक्ट्स, अलग अलग लैंग्वेजेस को फॉलो करते थे। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश। गैलिशिया जो है, अगर आप मैप में देखेंगे तो गैलिशिया जो है पोलैंड के पास पड़ता है, इसलिए वहाँ की लैंग्वेज जो थी, वहाँ की जो एरिस्टोक्रेसी या जो एलीट क्लास लोग जो थे वो पोलिश लैंग्वेज बोलते थे, पोलैंड की लैंग्वेज बोलते थे। बिसाइड दिस डोमिनेंट ग्रुप्स ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर। मेनली 3 डोमिनेंट ग्रुप्स जो थे जो कि एम्पायर के अंडर रहते थे। अ मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल्स, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, जो और दूसरी जगह एक बहुत बड़ा ग्रुप जो था जो कि पीजेंट्स का था, बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन में थे। स्लोविन्स इन कैर्नियोला, क्रोट्स इन द साउथ, जो कि क्रोएशिया जो इनका एक सेपरेट देश है, एंड रोमन्स इन द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया। ये अलग अलग इथनिक ग्रुप्स या अलग अलग हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल थे जो कि वहाँ पर ऑटोनोमस टेरिटरीज में रहते थे, और ये बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड थे। इनके अंदर कोई भी ऐसी वेव या फिर कोई भी ऐसा इंस्पिरेशन नहीं था कि एक सेपरेट नेशन को क्रिएट कर पाए। ये हम देखिए हैब्सबर्ग एम्पायर का हम एक मैप देख लेते हैं। ये बोहेमिया है, ये क्रोएशिया, यहाँ पर क्रोट्स रहते थे, ये हंगरी है, ये ट्रांसिल्वेनिया, ये गैलिशिया। अब जैसे गैलिशिया जो पोलैंड से ज़्यादा अटैच्ड है, तो यहाँ का कल्चर क्या था, यहाँ पर लोग ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, पोलिश लैंग्वेज बोला करते थे। ओके, सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रोमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। तो जितने ज़्यादा हमने देखा कि डिफरेंसेस थे, डाइवर्सिटी थी, लैंग्वेजेस चेंजेस थी, इतने ग्रुप्स थे, कल्चर चेंज था, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी थी, तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिटिकल यूनिटी इतनी आसानी से नहीं आ सकती। लेकिन जो एक कॉमन पॉइंट था
जो कि हम देखते हैं, द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स टुगेदर वाज अ कॉमन एलिजेंस टू द एम्पायर। एलिजेंस मीन्स एक तरह से एक्सेप्टेंस या फिर हम कह सकते हैं फेथ। जो इतने सारे ग्रुप्स जो थे वो सब आते थे एक एम्पायर के अंडर में आते थे, तो यही एक चीज़ कॉमन थी कि उन सबकी फेथ जो थी वो एक एम्पायर के लिए थी, तो यही एक कॉमन पॉइंट था। हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशनल स्टेट इमर्ज। अब इसी के थ्रू किस तरीके से आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज हुआ ये हम आगे पढ़ेंगे। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 1797 नेपोलियन इन्वेड्स इटली, 97 में नेपोलियन ने इटली को इन्वेड किया था। नेपोलियनिक वॉर्स स्टार्ट हुए थे 1814 टू 1815, फॉल ऑफ नेपोलियन, यहाँ से नेपोलियन का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था और वियना पीस सेटलमेंट साइन किया गया था। 1821 ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन, यहाँ से ग्रीक्स का स्ट्रगल स्टार्ट होता है। रेवोल्यूशंस इन यूरोप, आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड पेरेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द इकोनॉमिक हार्डशिप्स, यानी कि वहाँ पर जितनी भी हार्डशिप्स चल रही थी, जो भी अनफेयर ट्रीटमेंट उन लोगों के साथ हो रहा था, उन सबके अगेंस्ट उन्होंने रिटेलिएट करना, रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। 1859 टू 70 यूनिफिकेशन ऑफ इटली, 1866 टू 71 यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इस डेट में इटली एक नेशनल स्टेट बना। 1866 टू 71 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का प्रोसेस कैरी आउट हुआ एंड 1905 स्लेव नेशनलिज्म गैदर्स फोर्स इन हैब्सबर्ग एंड ऑटोमन एम्पायर। ओके, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वहाँ पे सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था, किस तरीके के लोग वहाँ पर रहते थे, किस तरीके का गवर्नेंस था। सोशली एंड पॉलिटिकली लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। यूरोप में उस टाइम पर एक लैंडेड डेमोक्रेसी क्लास हुआ करता था। ये क्लास एरिस्टोक्रेसी यानी दैट टाइप ऑफ रूल विच इज रूल्ड बाय एरिस्टोक्रेट्स। अब एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं? एरिस्टोक्रेट मीन्स हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो एलिट स्टेटस के लोग जो होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा हायर स्टेटस के लोग, जो कि मेनली या तो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर उनके रिलेटिव्स होते हैं। अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर की बात करें तो उसमें जो आपने एक टर्म पढ़ी होगी नोबल्स, तो ये मेनली वही हुआ करते थे। द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास आर यूनाइटेड बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ एंड कट अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स। और इसमें मेन चीज़ जो उन लोगों में कॉमन थी वो था वे ऑफ लाइफ। उनका लगभग सबका वे ऑफ लाइफ जो था कॉमन था, जो कि उनको यूनाइट करता था। दे ओन द स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड ऑल्सो इन टाउन हाउसेज, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज हर जगह हुआ करती थी। दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी। ठीक है, और डिप्लोमेसी या फिर पॉलिटिक्स के बेस पर या फिर हाई सोसाइटी में अपना एक हाई सोसाइटी में अपनी प्लेस बनाने के लिए उन्होंने अपना एक स्टेटस सिंबल क्रिएट कर रखा था, क्या कि वो फ्रेंच बोला करते थे। देयर फैमिलीज वर ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज, और उन फैमिलीज में मैरिजेस भी हुआ करती थी जिससे कि वो कनेक्टेड रहते थे। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वाज हाउएवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप। लेकिन क्या था, ये एरिस्टोक्रेसी जो थी इसमें ज़्यादा लोग नहीं थे एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस। ये एक बहुत छोटा पार्ट ऑफ पॉपुलेशन था। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री, लेकिन मेन मेजोरिटी जो थी पॉपुलेशन की वो क्या थी? पीजेंट्री, यानी फार्मर्स, जमींदार टाइप। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ लैंड वॉज फाउंड बाय टेनेंट्स एंड ऑल एंड स्मॉल ओनर्स। वेस्टर्न डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो मेनली जो ज़्यादा पार्ट ऑफ लैंड जो था उस पर कौन फार्मिंग करता था, कौन वर्क करता था? टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स, छोटे लैंड ओनर्स थे या फिर लेबरर्स जो थे। While in the eastern and the central Europe, the pattern of landholding was characterized by vast estates which were cultivated by the serfs। लेकिन सेंट्रल यूरोप में देखा जाए तो वहाँ पर क्या था, जो लैंड ओनर्स जो थे वो बहुत बड़ी बड़ी लैंड को ओन करते थे और उसका कल्टिवेशन मेनली कौन करता था? सर्फ्स, यानी कि स्लेव्स। इन वेस्टर्न एंड द पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप एट द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मेंट द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लास। अब धीरे धीरे क्या हुआ, तो वेस्टर्न पार्ट जो था सेंट्रल यूरोप में, जब वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन आना स्टार्ट हुआ तो लोगों का एक नया क्लास इमर्ज हुआ। क्यों? जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है तो लोगों के पास में पैसा आना स्टार्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू होता है, उसी की वजह से एक नया क्लास इमर्ज होना वहाँ पर स्टार्ट हुआ। द ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ही टाउन्स क्रिएट होते हैं। इमरजेंस ऑफ कॉमर्शियल क्लास हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन ऑफ द मार्केट। एक कॉमर्शियल क्लास जो है राइज हुआ विद द राइज ऑफ industrialization. The industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and the parts of German states it occurred only during the 19th century. In its wake, new social groups came into being. अब इसी की वजह से अब सपोज कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, किसी पर्टिकुलर जगह पे एक इंडस्ट्री लगाई जाती है, तो वहाँ पर लोग जो है वहाँ के लोकल्स और दूसरे शहरों से लोग वहाँ पर आकर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। जब वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो जो लोग काफ़ी दूर के होते हैं तो वहीं आसपास वो लोग क्या करते हैं? सेटलमेंट्स बना लेते हैं और धीरे धीरे वो विलेज डेवलप होते हैं, धीरे धीरे वहीं पर ही टाउन्स डेवलप होते हैं और एक नया क्लास जो है वहाँ पर इमर्ज होता है।
इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। अब एक वर्किंग क्लास जो था धीरे धीरे इमर्ज होना स्टार्ट हुआ, एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कुछ लोग गरीबी से थोड़ा ऊपर उठते हैं और जो लोग नॉर्मल थे वो अमीर होना स्टार्ट होते हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, लोगों में एक नया क्लास इमर्ज होता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल द लेट 19th सेंचुरी। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये लोग जो थे काफी कम थे लेट 19th सेंचुरी तक। इट वाज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट द आइडियाज ऑफ द ईस्टर्न यूनिटी, और यही क्लास जो था सबसे ज़्यादा इफेक्टेड था, सबसे ज़्यादा जो नेशनलिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे इसी में इमर्ज होना स्टार्ट हुए धीरे धीरे। दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। अब क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जिसके पास पैसा आता है तो वो एजुकेट होना स्टार्ट करता है, लिबरल होना स्टार्ट करता है, ठीक है। उसको दिखता है कि जो हमारे राइट्स है वो हमें नहीं मिल रहे हैं, कि कौन उनके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कौन उनके साथ सही व्यवहार कर रहा है, क्या उनके जो जिस तरीके की लाइफ वो जी रहे हैं क्या वो इस लायक है, क्या उसको डिजर्व करते हैं, या फिर एक बेटर लाइफ जो है वो डिजर्व करते हैं, बेटर गवर्नेंस उनकी कंट्री डिजर्व करती है। इसीलिए जो नेशनलिज्म का धीरे धीरे वेव जो है स्टार्ट होना शुरू हुआ मिडिल क्लास की वजह से। व्हाट डिड लिबरल नेशन स्टैंड्स फॉर। अब हम आगे देखेंगे कि लिबरल नेशन का मीनिंग क्या होता है। द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन early 19th century Europe were closely allied means allied to the ideology of liberalism। तो क्या होता है, तो नेशनल यूनिटी का आइडिया जो था वो काफ़ी कुछ रिलेट करता था लिबरलिज्म से। अब हम लिबरलिज्म के बारे में देखेंगे। द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर मीन्स फ्री। लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया लाइबर, इसका मतलब होता है फ्री। तो जो लिबरलिज्म जो होता है वो ज़्यादातर फ्री थॉट्स के लोग होते हैं, फ्री थॉट प्रिंसिपल्स होता है जिसमें कि सब लोगों का इंक्लूजन होता है और वो सब लोगों के लिए एक इक्विटेबल सोसाइटी चाहते हैं। फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। जैसे कि मैंने बताया कि जो लिबरल्स जो थे वो क्या चाहते थे, फ्रीडम चाहते थे, सब लोगों में एक इक्विटेबल सोसाइटी हो, सबको इक्वल राइट्स दिए जाएं और लॉज जो है सबके लिए इक्वल हों, ना कि जो पहले फ्रेंच सोसाइटी में चलते थे कि सब लोगों को अलग अलग बेनिफिट्स दिए जाते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेटस। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बाय कंसेंट। कंसेंट मीन्स यानी कि ऐसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे जो कि सबके फेवर में हो, सब उस पर एग्री करते हों। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी यही हुआ था कि वो लोग ऑटोक्रेसी और जो फ्यूडल प्रिविलेजेस जो लोगों को मिलते थे उस टाइम फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप के, उसके अगेंस्ट थे और एक इक्विटेबल जो है गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। 19th सेंचुरी लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब एक चीज़ इसमें आती है, इनवायलेबिलिटी मीन्स ये एग्री करते थे या फिर सपोर्ट करते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जो कि एक इनका डिफरेंट ट्रेड था। जैसे कि हम देखें, येट इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरीली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफ्रेज। ठीक है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं होता कि हम सारी चीज़ें जो हैं सबको इक्वल राइट्स दें या हर चीज़ में इक्विटेबिलिटी हो। जैसे कि यू विल रिकॉल दैट इन रिवॉल्यूशनरी फ्रांस विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन द लिबरल डेमोक्रेसी। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, जो रूल्स बनाए गए थे, उसमें एक बहुत बड़ी ये फ्लॉ था that the right to vote and to get elected was granted exclusively to the property owing to man। अगर आपको याद होगा तो उसमें ये था कि वो लोग जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं और जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स दे सकते हैं, बस उन्हीं को ही राइट टू वोट दिया गया था, और पुअर स्टेटस या पीजेंट्स क्लास को ज़्यादातर और वुमेन को राइट टू वोट नहीं दिया गया था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि लिबरलिज्म में ये हर चीज़ में इक्विबिलिटी चाहते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी को ये सपोर्ट करते थे। Without property and all women were excluded from political rights only for a brief period under the Jacobins did all adult males enjoyed suffrage। ठीक है, कुछ टाइम ही था जैकोबियन के टाइम पे जहाँ पर सारे मेल्स को सफरेज यानी कि वोटिंग राइट्स और इक्वल राइट्स दिए गए थे। However, the Napoleonic Code went back to limited suffrage and reduced women to status of a minor। कुछ टाइम के लिए ही था, लेकिन उसके बाद दोबारा से यही जो इनइक्विटेबिलिटी थी और राइट टू वोट जो वुमेन को तो मिला ही नहीं था, और जो पुअर मैन जो थे, जो पुअर क्लास ऑफ सोसाइटी थी, उनसे भी राइट टू वोट छीन लिया गया था। सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द फादर्स एंड हस्बैंड्स, और मेनली जो वहाँ पे इन्फ्लुएंस जो था मेल जेंडर को ज़्यादा दिया जाता था।
Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertized men organized opposition movements demanding equal political rights. और काफ़ी टाइम तक ऑलमोस्ट पूरे मूवमेंट तक की जो वुमेन थी और जो नॉन प्रोपर्टेड यानी कि पुअर क्लास ऑफ मैन जो था वो स्ट्रगल करते रहे अपने पॉलिटिकल राइट्स को एक्वायर करने के लिए। इन द इकोनॉमिक स्फीयर, अब इस इकोनॉमिक फील्ड में देखते हैं लिबरलिज्म का क्या इन्फ्लुएंस होता है। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट, जैसे कि लिबरलिज्म यानी फ्री, तो इकोनॉमिक फील्ड में यानी कि जितने भी एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जाते थे, डिफरेंट टाइप्स की ड्यूटीज हुआ करती थी, और वो सारी ऐसी सारी पॉलिसीज जिससे कि ट्रेड हैंडर होता था, यानी ट्रेड में प्रॉब्लम्स आती थी, चाहे वो इंडोर ट्रेड हो, चाहे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड हो या फिर डोमेस्टिक ट्रेड हो। एंड एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड कैपिटल, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो स्टेट ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, जो फालतू के जो रूल्स होते जिससे कि ट्रेड में लोगों को प्रॉब्लम होती थी, उससे भी फ्री करना चाहते थे जो भी लिबरल लोग थे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास, और इमर्जिंग मिडिल क्लास से उस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्गली डिमांड थी कि जो ट्रेड जो है उसको हिंड्रेंस फ्री किया जाए, यानी कि उसको जो एक्स्ट्रा रूल्स हैं जिससे कि उनमें प्रॉब्लम होती है उनको हटाया जाए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ जर्मन स्पीकिंग रीजन। एक एग्जांपल लिया है जर्मन स्पीकिंग रीजन्स। इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज अ कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। नेपोलियन जब आया था तो उसने क्या किया था, 39 छोटी छोटी टेरिटरीज जो थी उनको कंबाइन करके एक कॉन्फेडरेशन यानी कि एक सिंगल टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया था। इससे क्या हुआ, ईच ऑफ दिस पॉजेस्ड इट्स ओन करेंसी। 39 स्टेट्स की सबकी अलग अलग करेंसी हुआ करती थी, वेट सिस्टम और मेजर सिस्टम जो था सबका अलग अलग था। अब एक एग्जांपल दिया है, मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू नीरमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव had to pass through 11 custom barriers and pay custom means जो टैक्सेस या फिर हम कह सकते हैं जो चार्जेस पे करने होते थे, कस्टम ड्यूटी ऑफ अबाउट 5% ईच वन ऑफ देम। ठीक है, अब अगर किसी एक इंसान को किसी ट्रेडर को 1833 के अराउंड हैम्बर्ग टू नीरमबर्ग यानी कि दो शहरों में अगर एक शहर से दूसरे शहर जाना होता था तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स यानी कि 11 जगह अलग अलग उसको टैक्सेस और चार्जेस पे करने होते थे। ड्यूटीज आर ऑफन लिवाइड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट, और जो टैक्सेस जो लगते थे मेजरमेंट और वेट के हिसाब से लगते थे। और क्या था, वेट और मेजरमेंट के सिस्टम हर जगह अलग अलग हुआ करते थे। एज ईच रीजन हैड इट्स ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, हर जगह वेट और मेजर्स का सिस्टम अलग अलग हुआ करता था। जैसे कि दिस इन्वॉल्व टाइम कंज्यूमिंग, इससे बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता था और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी जो है काफ़ी कम रहता था। द मेजर्स ऑफ द क्लॉथ, एक एग्जाम्पल दिया जैसे कि अगर किसी को क्लॉथ ट्रेड करना है वॉज एली एक यूनिट हुआ करती थी मेजर करने की, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ, और इसकी लेंथ जो थी हर रीजन में जितने भी रीजन को क्रॉस करते डिफरेंट होती थी। एंड एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट, अगर आप एक एली फ्रैंकफर्ट में खरीदते हैं तो उसकी लेंथ कितनी होती थी 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, लेकिन जब मायास जब दूसरे स्टेट या दूसरी टेरिटरी में जाते थे तो 55 सेंटीमीटर हो जाती है, एंड नीरमबर्ग में पहुंचते वो 65 सेंटीमीटर हो जाती थी, और फ्रीबर्ग में 53 सेंटीमीटर। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स थे, इतनी ज़्यादा जो थी डाइवर्सिटी थी जिससे कि ट्रेड बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन गया था। सच कंडीशंस वर व्यूड एज ऑब्स्टेकल्स मींस जो ब्लॉक्स आते हैं टू इकोनॉमिक एक्सचेंज। इससे क्या था, इकोनॉमिक एक्सचेंज यानी ट्रेड में प्रॉब्लम होती थी, एंड ग्रोथ बाय द न्यू कमर्शियल क्लासेस हु आर्ग्यूड फॉर द क्रिएशन ऑफ द यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। इसलिए एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी यानी कि जहाँ पर मनी सिस्टम वेइंग सिस्टम जो है एक कॉमन हो जिससे कि इजीली स्मूथ ट्रेड फंक्शन किया जा सके, अलाउइंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ द गुड्स पीपल एंड कैपिटल, जिससे कि गुड्स पीपल और कैपिटल का फ्लो जो हो स्मूथ हो। इन 1834 अ कस्टम ऑफ यूनियन और जोलोवरिन वाज फॉर्म्ड। 1834 में एक यूनियन फॉर्म किया गया, वाज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ द प्रशिया जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। ठीक है, तो इन लोगों ने मिलकर एक प्रॉपर कस्टम फॉर्म किया जिसमें कि एक सेपरेट टेरिटरी बनाई गई, एक इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट किया गया। द यूनियन एबॉलिश द टैरिफ बैरियर्स, इससे क्या था जितने भी टैरिफ बैरियर्स या एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए जाते थे तो उनको एबॉलिश किया गया। एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, और सारी करेंसीज को एबॉलिश करके जो टोटल 30 करेंसीज थी उसको 2 करेंसीज में कन्वर्ट कर दिया गया, सिर्फ 2 ही करेंसी अब बची थी वहाँ पर। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज, एक रेलवे नेटवर्क क्रिएट किया गया, इससे ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। फर्दर स्टिमुलेटेड द मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन नेशनल यूनिफिकेशन, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं यूनिफिकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हुआ। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म, और इसके थ्रू क्या हुआ, एक इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्रिएट हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रेड, स्ट्रेंथेड एंड वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोथ एट द टाइम। और जब सब लोग एक साथ ट्रेड करते हैं, एक साथ किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं एक यूनिटी के सेंटिमेंट जो है इमर्ज होने लगते हैं। A new conservatism
आफ्टर 1815। अब 1815 के बाद एक नए तरीके का कंजर्वेटिज्म इमर्ज हुआ। क्या था वो? फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन की जब हार हुई थी वाटरलू में 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कंजर्वेटिव्स बिलीव दैट एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, चर्च एंड सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड फैमिली शुड बी प्रिजर्व। कंजर्वेटिज्म जैसे कि वर्ड ये किससे बना? कंजर्व से। कंजर्व का मतलब होता है किसी चीज को बचा कर रखना। तो कंजर्वेटिव्स क्या थे? वो लोग थे जो कि पुराने ट्रेडिशंस या पुरानी सोसाइटी जो चली आ रही थी उन्हीं सिस्टम्स में बिलीव करते थे। उनका मानना था ये पुराना मोनार्की, चर्च और सोशल हायरार्कीज और जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस जो होते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं और हमें इनको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट पर्पज अ रिटर्न ऑफ सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज। ठीक है, लेकिन इनका मेन मोटिव ये नहीं था कि जो हमारी सोसाइटी है जो रिवॉल्यूशन से पहले थी जिस तरीके की एक अनइक्विटेबल सोसाइटी थी, ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये पुराने सिस्टम्स को सपोर्ट करते थे। रेदर they realized from the changes initiated by the Napoleon, the modernization could in fact strengthen the traditional institutions like the monarchy. उनका ये मानना था कि नेपोलियन ने जो प्रिंसिपल्स जो थे इंट्रोड्यूस किए थे वो कहीं ना कहीं मोनार्की को स्ट्रेंथन करते हैं। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव। उनका मानना था कि हाँ, हमको मॉडर्नाइज होना चाहिए, हमको डेवलप होना चाहिए, बट नॉट थ्रू द लिबरलिज्म और डेमोक्रेसी बट थ्रू मोनार्की। It makes state power more effective and strong. A modern army and efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen. यानी कि वो बाकी सारी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के प्रिंसिपल्स थे, बाकी सारे प्रिंसिपल्स को वो सपोर्ट करते थे। यानी कि फ्यूडलिज्म का एबोलिशन करना चाहिए और स्लेवरी को खत्म करना चाहिए और ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज, लेकिन ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज यानी मोनार्कीज को सपोर्ट करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ द प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। In 1815, representatives of European powers, Britain, Russia, Prussia and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna. अब 1815 में वो सारे लोग जिन लोगों ने मिलके बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को डिफीट किया था, वो एक मीटिंग करते हैं कहाँ पर? वियना में। ड्रॉ अप अ सेटलमेंट ऑफ यूरोप, और यूरोप के लिए कुछ वो सेटलमेंट्स क्रिएट करते हैं। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्रीक मेटरनिक, और इस पूरी मीटिंग को किसने होस्ट किया था? ऑस्ट्रियन चांसलर यानी ऑस्ट्रिया के उस टाइम पर जो रूलर या फिर जो प्राइम मिनिस्टर जो हुआ करते थे, जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। द डेलीगेट मीन्स जो ऑफिसर्स आए थे हर जगह से, ड्रिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, और यहाँ पर क्या फॉर्मुलेट की? ट्रीटी ऑफ वियना of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars। और इनका मेन मोटिव क्या था कि जब नेपोलियन का इन्फ्लुएंस था और जिस टाइम पर वो वॉर कर रहा था, उस टाइम पे नेपोलियन ने जितने भी प्रिंसिपल, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस इम्पोज किए थे, उन सबको अंडू करना, उन सबको हटाना। द बॉर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसको हटा दिया गया था, उसको दोबारा से क्राउन पर लेके आया गया, पावर उनको दी गई। एंड फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज इट हैड एनेक्स अंडर नेपोलियन, और नेपोलियन के अंडर में फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज एक्वायर करी थी वो उन सबको वापस दे दिया गया, रिस्टोर कर दिया गया। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। अब फ्रांस की बाउंड्रीज के साइड में नई टेरिटरीज जो थी इस्टेब्लिश करी गई, जिससे कि फ्रेंच जो है फ्रांस आने वाले टाइम में और एक्सपेंड ना हो पाए। Thus the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north and Genoa added to Piedmont in the south। नीदरलैंड में बेल्जियम को इंक्लूड कर दिया गया और गेनोआ जो था पिडमॉन्ट में साउथ डायरेक्शन में मर्ज कर दिया गया। प्रशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज, और प्रशिया जो था उसको कुछ नई टेरिटरीज दी गई ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स मीन्स बाउंड्रीज। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रेलिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल दिया गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन यानी जर्मन जो एक एसोसिएशन बना था कई सारी स्टेट्स को मर्ज करके, दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन, लेफ्ट अनटच्ड। इसको क्या था? जर्मन कॉन्फेडरेशन यानी जो जर्मनी को जब यूनाइट किया गया था 39 स्टेट्स को मर्ज करके, उसको ऐसा ही रहने दिया गया। इन द ईस्ट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया में कुछ पोलैंड का पार्ट दिया गया, वाइल प्रशिया वॉज गिवन द पोर्शन ऑफ सैक्सनी, और प्रशिया को सैक्सनी का पार्ट दे दिया गया। द मेन इंटेंशन वॉज टू रिस्टोर द मोनार्कीज, और इसकी मेन इंटेंशन जो थी मोनार्कीज को दोबारा से रिस्टोर करना था। दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन, जो कि नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दी थी, नेपोलियन ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। एंड क्रिएट न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन द यूरोप, और मेनली जो कंजर्वेटिव रिजीम जो था दोबारा से सेटअप करने का उनका मेन मोटिव था। द कंजर्वेटिव रिजीम सेटअप 1815 पर ऑटोक्रेटिक, ये ऑटोक्रेटिक थे यानी कि इंडिपेंडेंट थे। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म और डिसेंट एंड सॉट टू कब द एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। और इनका ये जो था कि किसी भी तरीके का क्रिटिसिज्म या फिर अपने ऊपर
कोई भी आंसर अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते थे, जो भी इनको क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट यानी जो भी इनके खिलाफ सवाल उठाता था ये उसको रास्ते से हटा देते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन द न्यूज़पेपर। इन लोगों ने सेंसरशिप इंट्रोड्यूस करी, यानी कि मीडिया में या न्यूज़पेपर में कोई भी उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं छाप सकता। बुक्स, प्लेस, सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम, यानी कि ऐसा कोई भी सोच जो कि फ्रीडम और लिबर्टी के आइडियाज़ को प्रमोट करता था उसको उन्होंने क्या किया, लिमिट कर दिया गया और उस पर सेंसरशिप लगा दी गई। एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। लेकिन क्या हुआ, इतने सारे फाउंडेशंस लगाने के बाद भी जो लिबरलिज्म और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मेन मोटिव जो था वो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर उनको इंस्पायर करता रहा। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज्ड द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज फ्रीडम ऑफ प्रेस। और इनमें से एक मोटिव क्या था, जो लिबरलिस्ट जो थे उनका वन ऑफ द मेन मोटिव था फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि जब तक आप प्रेस यानी कि न्यूज़पेपर्स को फ्रीडम नहीं देंगे, उनके हिसाब से जो भी सही हो रहा है सोसाइटी में, गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट लिखने की, तब तक जो है सोसाइटी हमारी चेंज नहीं हो सकती। अब कुछ नए वर्ड्स देखते हैं। कंजर्वेटिज्म ऑफ पॉलिटिकल फिलोसॉफी दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, यानी कि एक, जैसा कि मैंने लास्ट में बताया कि एक दैट टाइप ऑफ गवर्नेंस, ऐसी सोसाइटी, ऐसा गवर्नेंस जो कि पुराने जो ट्रेडिशनल सेटअप्स हैं उनको सपोर्ट करता है, एंड प्रेफर ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। ठीक है, ये डेवलपमेंट ये भी चाहते थे, लेकिन इनके लिए क्या था, ग्रेजुअल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते थे रेदर देन क्विक चेंज, यानी कि जो चेंजेस जो धीरे धीरे हो और पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं उनको साथ में लेकर हो, उनके सपोर्ट के थ्रू। सफरेज मीन्स द राइट टू वोट। अ क्लब ऑफ थिंकर्स, अब एक एग्जाम्पल दिया गया, एक थिंकर्स का क्लब है, एनोनिमस कैरिकेचर डेटिंग। द प्लेग ऑन द लेफ्ट बियर्स द इंस्क्रिप्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टुडेज इज मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग भी अलाउड टू अस। अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि जिस तरीके की सेंसरशिप जो थी, यानी कि इतने लोग डिस्कस तो कर रहे हैं लेकिन सबके मुंह पे क्या है, पट्टी बनी हुई, यानी कि ये अपने जो भी इनके थॉट्स हैं उनको फ्रीली शेयर नहीं कर सकते। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जो सेंसरशिप जो लगाई गई थी और जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को एबॉलिश कर दिया गया था। Silence to first commandment of the learned society to avoid eventually whereby a member of club may succumb and temptation of the speech muscles with the distributed to the members upon entering। यानी कि वही चीज़ है कि किस तरीके से ये लोग अपने अंदर जो भी इनकी बातें हैं, जो भी इनकी डिमांड्स हैं, जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो चल रही है उसके बारे में ये फ्रीली बोल भी नहीं सकते।